हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। देखो दोस्तों, हम इकोनॉमी के अंतर्गत हमारा ये चौथा लेक्चर है और इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कल जहां तक हमने जो नेचर ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे, यानी जो है, और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, वही देखना है। चलो, हमें इस क्लास में ये पढ़ना था कि भाई जो है, यानी विकास की अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होगा अर्थव्यवस्था का, यानी अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण होगा, वो कैसे होगा। देखो, सबसे पहले आते हैं भाई विकसित अर्थव्यवस्था या डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है भाई, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो कि ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैं हाईलाइट भी करूंगा कि ये वैसी अर्थव्यवस्था है जिनका आर्थिक विकास का स्तर, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, यहां पर ये ध्यान दे लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अब आर्थिक विकास का स्तर क्या है भाई, देखो आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर क्या है, उच्च है। जरा समझो इसका मतलब क्या है। आर्थिक विकास, विकास का स्तर उच्च है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आर्थिक विकास क्या है, मतलब ये ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक विकास का स्तर उच्च हो, उसे क्या कहा जाएगा, उसको विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर आर्थिक विकास का मतलब क्या है। आर्थिक विकास को समझने के लिए हमें आर्थिक समृद्धि को भी समझना पड़ेगा। ये दोनों कंपैरेटिवली जो है, अगर आप समझेंगे तो और आसानी से समझ पाएंगे। देखो, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, याद भी होगा मैंने आपको पहली क्लास में हल्का बताया भी था। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक अवधारणा है और आर्थिक विकास गुणात्मक अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि यानी जीडीपी का बढ़ना, ये मात्रा से संबंधित है और उस बढ़ी हुई जीडीपी का समाज के हर एक व्यक्ति पर जो है उसका प्रभाव पड़ना और उसके जीवन स्तर में सुधार होना, ये आर्थिक विकास है। तो अब जरा देखना कि यहां पर जिन देशों में आर्थिक विकास का स्तर क्या होगा बेटा, उच्च होगा, वैसी अर्थव्यवस्था को आप डेवलप्ड इकोनॉमी कहोगे या अर्थ जो है विकसित अर्थव्यवस्था कहोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां के देशों के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों का जो जीवन स्तर है उसमें जो गुणवत्ता परक होगा, गुणवत्ता युक्त होगा, उसमें गुणवत्ता होगी, यानी क्वालिटी लाइफ जी रहे होंगे। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करें कि चाहे अमेरिकन की बात कर लो या ब्रिटिश की बात कर लो या जापानीज या फिर जो है स्विट्जरलैंड के नागरिकों की बात करें, ये सभी इकोनॉमी दरअसल विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ का जो भाई आर्थिक विकास का जो स्तर है उच्च होगा, यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है बेटा, जीवन स्तर क्या होगा, जीवन स्तर बेहतर होगा। जीवन स्तर बेहतर होने से मतलब है कि इनकी जो जरूरी चीजें हैं, जो आवश्यकता, जो जरूरी वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, इनको जो है प्राप्त हैं, इनको क्या है, प्राप्त हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, या चाहे बेसिक जो है फूड की नीड हो। अब एक बात हुई है, दूसरा ये कहा गया कि ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,200 या उससे अधिक हो। ये एवरेज है कि मान लो कि कोई देश है और उस देश में 5 लोग हैं, तो किसी की आय भाई साल में भाई $100, सॉरी $1,00,000 हो सकती है, किसी की $2 हो सकती है। तो एवरेज आय जो है आपकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी होनी चाहिए, $12,236, उससे अधिक होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से तो वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। समझे आप। चलो आगे देख लेते हैं। अब आते हैं भैया विकासशील अर्थव्यवस्था में, इसको कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी या विकासशील अर्थव्यवस्था। यहां भी एक ध्यान देने वाली बात है, इसको भी मैं हाईलाइट करूंगा और बस इसमें कुछ जो है की पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि अगर की पॉइंट ध्यान रहे तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। और ये मेंस में जो जब मैं आपको आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा तो वहां लिखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब यहां पर समझने वाली बात है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वैसी अर्थव्यवस्थाएं आती हैं जहां पर भाई आर्थिक समृद्धि का स्तर क्या होता है, उच्च होता है। जरा यहां पर मैं इस चीज को हाईलाइट भी कर रहा हूं कि आर्थिक समृद्धि का स्तर उच्च होता है। अब वापस से क्वेश्चन में आओ, वहां पर ऊपर मैंने बताया था आर्थिक विकास और यहां पर मैं बता रहा हूं आर्थिक समृद्धि। क्या बता रहा हूं बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। अब आर्थिक समृद्धि का मतलब मात्रा का बढ़ना, मात्रा का बढ़ना मतलब जीडीपी का बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का होना। अगर ये उच्च रहती है
तो कहा जाएगा उस अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में लाएंगे। क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में लाएंगे। अब आप कहोगे सर कि यह विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी के पीछे क्या है, यहां इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों रहती है, उच्च ज्यादा रहती है? क्योंकि यहां पर देखो क्या है कि यहां पर संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो बेटा ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो जो है पुअर होती है अपेक्षाकृत ऐसे देशों की। वजह क्या होती है? क्योंकि वहां के जो नागरिक हैं उनको लगभग सभी जो है सुख सुविधाएं मिल चुकी हैं, सभी को गाड़ी घोड़ा बंगला मकान मिल गया है, जो बेसिक नीड से पूरी हो गई है। तो वहां के लोग जो है शौकिया जो है अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ऑब्वियसली वहां मांग कम रह जाएगी। जब बेटा मांग कम रह जाएगी तो आप खुद ही बताओ, ऑटोमेटिकली वहां पर जो है जब मांग कम होगी तो आपूर्ति की तरफ क्या होगा, अलर्ट नहीं पहुंचेगा। जब तो ऑब्वियसली क्या है, प्रोडक्शन भी कम होगा, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मांग है ही नहीं है, तो नीचे आएगी ही आएगी। यही वजह है कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पुअर होती है, पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुका है, वहां के लोगों को बेसिक नीड पूरी हो चुकी है, तो वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट उच्च होता है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पुअर होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करके एक टाइम पे डेवलप्ड हो चुके हैं। समझे? तो यही वजह है। अब ऐसे देशों में भाई यहाँ के लोग जो हैं अभी इनको जो है आवश्यकताएं हैं, इनकी आकांक्षाएं जो हैं बहुत ज्यादा हैं। अब आकांक्षाओं के चलते, इनकी अगर आकांक्षाएं ज्यादा होंगी तो ये ज्यादा ज्यादा मांग करेंगे। अब मांग करेंगे तो ऑब्वियस इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। मैंने आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास समझाते वक्त ये बात भी कही थी कि आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक अवधारणा है और आर्थिक विकास गुणात्मक अवधारणा है। आर्थिक समृद्धि मतलब जैसे एक उदाहरण ले लो, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं। मान लो कि बुधई है, बुधई, ये भाई जो बुधई है, बुढ़ई नहीं है, ठीक है, बुधई है। तो बुधई दरअसल जो है इनकी मान लो कि महीने की इनकम है 3,000 रुपए। अब इनका जो है 5 लोगों का या 10 लोगों का परिवार है और उसी में ये क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। अब भाई इनके पास ना कुछ जो है बेसिक भाई शिक्षा भी नहीं दे पाएंगे बच्चों को, तो ना शिक्षा दे पा रहे हैं, कोई बीमार पड़ रहा है तो उसको स्वास्थ्य की सेवाएं भी प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, और ना ही जो है इनके पास जो है एक बेहतर जीवन यापन करने के लिए कुछ जो बेसिक जरूरतें हैं, जो भौतिक जो जरूरतें हैं, मौलिक जरूरतें हैं, वो भी नहीं पूरी होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जरा समझिएगा कि एक दूसरा व्यक्ति है, जैसे कि चलो बुधई का ही एग्जांपल लेते हैं, और बुधई की इनकम जो है मंथली बढ़ के 1 लाख हो जाए, क्या हो जाए, 1 लाख हो जाए। और जब 1 लाख हो जाए तो ये अपनी बेसिक नीड से पूरी कर लें और स्वास्थ्य की, शिक्षा की सारी सेवाएं जो है आसानी से पूरी कर लें, मतलब इनके जीवन स्तर में क्या हुआ, जो गुणवत्ता आई, यानी इनका लाइवलीहुड का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर हुआ। तो ये किसका उदाहरण है? तो कहा जाता है कि भाई आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि जरूरी तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। मतलब इसका ये नहीं है कि आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप जो है आर्थिक विकास कर ही लोगे या आपके जीवन स्तर में सुधार हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आर्थिक समृद्धि नहीं होगी तो आर्थिक विकास कतई नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो अब ये समझ गए कि भाई जो है विकासशील जो देश हैं, जैसे कि हमारे जैसे देश हैं, यहां पर आर्थिक समृद्धि जो है क्या होती है, आर्थिक समृद्धि उच्च होती है। अब यहां पर यह भी बात कहा गया है कि भाई विश्व बैंक कहता है कि इसको भी 2 श्रेणियों में क्लासिफाई किया जाएगा। एक तो होता है निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था, और एक होता है भाई जो है इससे ऊपर की, यानी जो है उच्च मध्यम वर्ग की आय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब जो निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था है, ये $1,006 से लेकर के $3,955 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यहाँ के नागरिकों का होता है। अगर इसके बीच होता है तो यह जो है विकासशील के अंतर्गत निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था कहलाती है। वहीं इसी के अंतर्गत एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, उप क्लासिफिकेशन है, तो यहां पर अगर किसी भी देश के नागरिकों का जो एवरेज जो है, यानी जो सकल प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, अगर $3,956 से लेकर के $12,235 तक है, तो ये भी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था में क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा या इसको रखा जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है, विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है भाई, दक्षिण अफ्रीका, भाई भारत,
चीन, ब्राजील, सब हम जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के क्या है, उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो ये विश्व बैंक जो है, ये जो क्लासिफिकेशन, ये टाइम टू टाइम बेटा जो है, ये भाई इन्फ्लेशन के चलते या फिर जो है विनिमय रेट के कम और ऊपर नीचे होने के चलते ये जो अपना जो आंकड़ा है वो बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहां आर्थिक विकास का स्तर उच्च होगा, और जहां पर विकासशील अर्थव्यवस्था है वहां पर आर्थिक समृद्धि का जो है लेवल क्या होगा, उच्च होगा। अब आते हैं बेटा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पे। अब यहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि ये वैसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक विकास या लोगों का रहन सहन का स्तर, देखो जरा यहां पर ये फोकस करो, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या लोगों के रहन सहन का स्तर काफी क्या होगा, काफी पुअर होगा या निम्न होगा, काफी लो होगा। तो वैसी अर्थव्यवस्था को बेटा जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब यहां कहा जाता है कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है वो $1005 या इससे कम होगी, तो वैसी अर्थव्यवस्थाओं को बेटा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। ठीक है, अब भाई अर्थव्यवस्थाओं में जो है विकास का स्तर क्या होगा, यहां बहुत कम होगा। इसके उदाहरण देख, चाड है, नाइजर है, सोमालिया है, बुरुंडी है। ठीक है, ये सभी देश क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या है भाई, एग्जाम्पल हैं। अब एक बात और कही जा रही है, यहां पर विश्व बैंक के द्वारा जो अर्थव्यवस्थाओं का जो क्लासिफिकेशन है, जो निर्धारण है, वो कैसे होगा कि विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष काम करता है कि जुलाई के माह में जो 1 तारीख को ये सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उनके जो है पिछले वर्ष की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के हिसाब से अमेरिकी डॉलर में, अमेरिकी डॉलर क्या है बेटा, ये हार्ड करेंसी है, हार्ड करेंसी। अभी बताऊंगा कि हार्ड करेंसी का मतलब क्या है। तो हार्ड करेंसी के आधार पर अगले फाइनेंस ईयर के लिए जो है अलग अलग समूहों में क्लासिफाई करता है या बांटता है, समझे। तो ये जो मैंने आपको बताया ये 2016 में ये क्लासिफाई किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आप देखते हैं, यहां पर जरा देखें, ये वही चीज मेंशन है कि भाई अर्थव्यवस्थाओं का क्या है। यहां पर जरा देख लो, कलर चेंज कर दें अगर शायद बेहतर देखने लगे। अच्छा देखो, हाँ ये ब्लैक आ गया। तो भाई निम्न आय वर्ग की अर्थव्यवस्था, उसका जो है इनकम ये रहेगा। मध्यम आय जो है मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वर्ग व्यवस्था और उच्च आय वर्ग व्यवस्था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां बताने की नीड नहीं है। आगे देखते हैं बेटा, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं का क्या करना है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले आते हैं अलग अलग जो है क्षेत्र की भूमिकाओं के आधार पर, अलग अलग जो है जो रोल्स के हिसाब से उसके आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का क्लासिफिकेशन किया जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं भाई एग्रेरियन इकोनॉमी में या कृषक अर्थव्यवस्था में। जरा ये भी यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान रखना। कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक मतलब सॉरी ये क्या हो गया, होम में चले गए, अब वापस से वहीं पर जाना पड़ेगा, नहीं जो है गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बस 1 मिनट पता चले, चलो वहां पर आ गए ना हम। तो यहां पर जरा देखो एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या है भाई, देखो कृषक अर्थव्यवस्था, ये कृषक जो है, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है अगर हम बात करें बेटा, प्राथमिक सेक्टर आती है कि नहीं आती है, याद होगा प्राथमिक सेक्टर। तो कहा जाता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में जो कोई भी इकोनॉमी जिसका सकल घरेलू उत्पादन अर्थात जो जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का या कृषि या उससे संबंधित क्षेत्र का योगदान बेटा 50% या उससे ज्यादा होगा, वैसी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी या कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था। और बेटा इसी अनुपात में लोग अपनी आजीविका के लिए भी इसी क्षेत्र में उतने ही अनुपात में क्या होंगे, निर्भर होंगे। तो ये प्रॉपर क्या कहलाएगी, एग्रेरियन इकोनॉमी या कृषक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। सिंपल सा इसका उदाहरण समझने के लिए आप ऐसे समझो, जैसे कि आप ऐसे समझो कि हम भारत हैं, हालांकि अब हमारे यहां स्थिति एक जो है, यहां केस मैं केस लेके बताता हूं तो और आसानी से, और ये भी देखोगे कि अब भारत कृषक अर्थव्यवस्था के एक ही केस को, एक ही कंडीशन को फुलफिल करती है, दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है। पहली कंडीशन ये कहा गया है कि मान लो कि हमारे प्यारे देश में
140 करोड़, कितना बेटा 140 करोड़ पॉपुलेशन है। इसमें से 70 करोड़ जो है किस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर, समझे, एग्रीकल्चर पर। ओके, और इस एग्रीकल्चर का हमारी जीडीपी के कुल, यानी जीडीपी मान लो कि जितनी भी है, मान लो 100 रुपए ऐसे समझो, तो जीडीपी के कुल जीडीपी के 50% का रोल इसमें आना चाहिए इससे, और लोग जो है इसी अनुपात में इस क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए भी निर्भर हों, तभी दोनों कंडीशन क्या होंगी, तभी कहा जाएगा एग्रीरियन इकोनॉमी। वापस से सुनो कि भाई जो है, अगर कोई अर्थव्यवस्था में जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका कोई अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा, जैसे कि भाई एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन मतलब प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज। अगर एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में इतना कुछ प्रोडक्शन हो जाए, इतनी विकसित हो जाए कि टोटल जीडीपी का 50% हिस्सा बेटा यहीं से आए। मान लो जीडीपी कितनी है 100 रुपए, तो 50 रुपए इसी क्षेत्र से आए, और साथ ही साथ देश के आधी से ज्यादा आबादी, आधी या उससे ज्यादा आबादी हमारे इसी क्षेत्र में आजीविका के लिए निर्भर हो, यानी जो है रोजगार के लिए निर्भर हो, तब कहा जाएगा वैसे इकोनॉमी को एग्रीरियन इकोनॉमी कहा जाएगा, या जो है कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। समझे। अब आता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अब इसको आसानी से समझ पाओगे, सेम वैसी है। अब यहां पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि देखो, अगर मान लो किसी अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का 50% हिस्सा उसकी जीडीपी में आ रहा हो, और साथ ही साथ उसकी कुल आबादी का 50% हिस्सा अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र में निर्भर हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहा जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर हमारी तो एग्रेरियन इकोनॉमी है। ठीक है, मैं भी कहता हूं कि हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है। पहले ऊपर थोड़ा सा समझो, कुछ रह गया था, चलो मैं भी मान लूं एक हद तक, लेकिन एक ही केस पूरा हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि भाई हमारी आधी से ज्यादा जनसंख्या ठीक है कृषि पर निर्भर है, कोई दिक्कत नहीं है, आजीविका पर, कृषि पर अपनी आजीविका कृषि के आधार पर चला रही है, कृषि पर जो है निर्भर है। लेकिन आप जरा देखो हमारी जीडीपी का जो एग्रीकल्चर में जो रोल है वो महज 17% है। तो आप ये कैसे कह सकोगे, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है पर दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। वही क्षेत्र, वही चीज है आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक इकोनॉमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। अब खुद सोचो कि अगर मान लो कि हमारे देश की जीडीपी क्या है 100 रुपया, तो 100 में से 50 रुपया आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर से आना चाहिए, और साथ में 50% आबादी आपको इसी क्षेत्र में निर्भर होनी चाहिए, तभी कहा जाएगा कि ये सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी या फिर जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगी। समझे आप? ओके, अगला आप देख लो। अगला है बेटा आपका सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। ये सर्विस इकोनॉमी, ये सर्विस इकोनॉमी क्या है, यह सेवा अर्थव्यवस्था, सेक्टर नहीं कहेंगे, सेवा अर्थव्यवस्था। वापस से वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर कि भाई सेवा क्षेत्र का रोल हमारी जीडीपी में कितना 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए, और हमारी जो लोग हैं देश के 50% या उससे ज्यादा इसी क्षेत्र पर निर्भर अपनी आजीविका के लिए होनी चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी, ऐसी अर्थव्यवस्था को जो है सेवा अर्थव्यवस्था या सर्विस इकोनॉमी कहलाएंगे। अब सर्विस इकोनॉमी किसका हिस्सा था भाई, टर्सरी सेक्टर का, इसी को हम सेवा क्षेत्र भी कह रहे थे, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी क्या होगा, लागू होगा। तो ये मैं मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा देखो कि शेष जो है विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन इकोनॉमीज ऑन दी बेसिस ऑफ जो है इंटर रिलेशन, यानी दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के इंटर रिलेशन के साथ जो है, यानी रिलेशंस के साथ कैसी इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले आता है बेटा ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था। ये खुली अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु तथा सेवाओं के व्यापार और निवेश के लिए क्या होगी, कंप्लीट जो है स्वतंत्र होती है। अब वर्तमान में जो दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बेटा खुली प्रकार की ही अर्थव्यवस्था हैं। यहां पर आपको जैसे कहा गया है कि वस्तु और सेवाओं का जो व्यापार है, जो आयात निर्यात है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे।
तो खुली अर्थव्यवस्था ऐसी होगी कि आप दूसरे दुनिया के साथ कनेक्ट कर सके व्यापार के उद्देश्य से। तो ये खुली इकोनॉमी का एग्जांपल है। अब दुनिया की सारी इकोनॉमी बेटा इसी ओपन जो है खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी का उदाहरण है। अब अगला आता है बेटा बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि किसी एक इकोनॉमी का दुनिया की किसी दूसरी इकोनॉमी के साथ कोई इंटर रिलेशन या कोई संबंध नहीं होना चाहिए। व्यापार के आधार पे यानी वस्तु और सेवाओं के व्यापार के आधार पर या निवेश के आधार पर, तब वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा बेटा? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप ये भी जान गए। अब आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस इंटर रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, ये तो इंग्लिश में ही वही बता दिया। आगे देखो नियोजन के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग के आधार पे जो है इकोनॉमी का जो है किसके? प्लानिंग के आधार पे क्लासिफिकेशन होगा। तो प्लानिंग के आधार पे तो सबसे पहले आते हैं बेटा प्लान्ड इकोनॉमी या फिर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। भाई योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से मतलब क्या है? देखो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से मतलब ये है कि ये वैसी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक समृद्धि और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक व्यापक क्या बनाएगा? प्लान करेगा और स्ट्रेटजी बनाएगा, रणनीति बनाएगा, और उसी रणनीति स्ट्रेटजी के हिसाब से जो लक्ष्य रखा गया होगा उस लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रॉपर यहाँ प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे कि हम 5 ईयर प्लान, भाई 15 ईयर, 7 ईयर प्लान, तो ये प्लान्ड इकोनॉमी का उदाहरण हुए ना। हम कई क्या करते थे, जब 5 ईयर हमारे पास तो 5 ईयर प्लान थे, हमने जो है 12 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, उसमें 3 योजना अवकाश थे। हालांकि 5 ईयर प्लान में जो प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा कि भाई ये कैसे शुरुआत होती है, उसके पीछे जो है बॉम्बे प्लान क्या है। बॉम्बे प्लान से पहले जो है एमएन राय 1934 में उनका कैसे झुकाव आता है इस क्षेत्र में, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के पैरोकार होते हैं और फिर उनसे कैसे ये लिंक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। और हरिपुरा जो अधिवेशन है इससे कैसे जुड़ा हुआ प्लान्ड इकोनॉमी से। पर यहाँ पर वापस से सुनो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो प्लान्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर हर एक चीज का प्लानिंग होगा और उसके लिए क्या बनाएंगे, यानी प्लान किया जाएगा, उसके लिए स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाई जाएगी और लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जो है टारगेट सेट किया गया है, प्लान के आधार पर एक जो है पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। तो ये योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या प्लान्ड इकोनॉमी कहलाएगी। हमारा 5 ईयर प्लान बेटा इसी का उदाहरण था। दूसरा गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। भाई गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि वैसी अर्थव्यवस्था है जहां पर जो योजना है, प्लान्ड का कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं होता है। सब चल रही होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, एज यूजुअल चल रही होती है एक नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि आप देखोगे कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में प्रायः एक निश्चित अवधि में जो है क्या क्या आर्थिक समृद्धि या क्या क्या विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे, ये पहले से कोई जो है पूर्व निर्धारण नहीं होगा। और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में जो आर्थिक विकास है, वैसी संबंधित जो रणनीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनका बेटा स्कार्सिटी होता है, अभाव होता है या उनकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अनप्लान्ड इकोनॉमी हो गया। अब जरा देखो कि निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले आते हैं भाई आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि वैसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में क्या हो, सक्षम हो, तभी तो आत्मनिर्भर होगी ना। यानी सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब कि ये वैसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता की चीजें हैं, जो इसको नीड है, यानी वस्तु और सेवाओं की जो नीड है, वो क्या कर रही है, स्वयं उनका प्रोडक्शन कर रही है या उनको प्रोडक्शन करने में क्या है, समर्थ है। ये वैसी अर्थव्यवस्था को हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब भाई ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के पास जो है, यहां पर आप कहोगे कि कंप्लीट मात्रा में पैसा होता है, पूंजी होती है और संसाधन होते हैं, और ये ऐसी अर्थव्यवस्था अपने नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं। हालांकि अभी जो है दुनिया में ऐसी जो है अर्थव्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती है जो कंप्लीटली क्या हो, आत्मनिर्भर हो। तो ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी हो, चाहे वो अमेरिका, जापान या कोई और देश ही क्यों ना हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई आश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी डिपेंडेंट इकोनॉमी। सिंपल सा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं के लिए ये दूसरों पर भी निर्भर होती है,
वैसी अर्थव्यवस्था को बेटा डिपेंडेंट इकोनॉमी या आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसके पास न इतनी पूंजी होती है, न इतने संसाधन होते हैं, ये जो है अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों के जो है निर्यात पर या दूसरे देशों के जो है निर्यात पर क्या होती है, निर्भर होती है। ठीक है, और वहां से जैसे आप ये कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का निर्यात है, टेक्नोलॉजी का या किसी भी चीजों का, मतलब ये जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसकी निर्भरता कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश पर बनी हुई है। ठीक है, चलो आप ये भी जान गए। अब आते हैं भाई, अगला है म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी, यानी परस्पर निर्भर, कि आपके पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, हम क्या कर लेंगे कि जो है उस आधार पर जो है एक दूसरे का हेल्प कर लेंगे। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था कि कुछ मामलों पर जो है क्या होगी, आत्मनिर्भर होगी, और कुछ मामलों और क्षेत्रों पर ये दूसरे पर क्या होगी, निर्भर होगी, दूसरों पर निर्भर होगी। तो ऐसी इकोनॉमी को बेटा परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अब ऐसे देशों में जो संसाधन जो है भरपूर है, लेकिन जो उन्नत तकनीकी का यहाँ पर क्या होगा, अभाव होगा, और इसके चलते आप यहाँ पर देखोगे कि जो है अपने जो है संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने के लिए यहाँ टेक्नोलॉजी है दूसरे देशों पर क्या होती है, दूसरे देशों पर लोग निर्भर होते हैं। तो ऐसी यहाँ पर जो है म्यूचुअल क्या कहेगा, म्यूचुअल डिपेंडेंट इकोनॉमी का उदाहरण है। आगे बेटा आते हैं, चलो ये जो आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा ये दरअसल आपका जो पहला लेक्चर देखो चैप्टर था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जो पहला चैप्टर था वो हमारा पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। जो पहला चैप्टर मैंने लिखा था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो अगला बेटा चैप्टर होगा चैप्टर 2, चैप्टर 2 जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ठीक है, ये टी है, ठीक है, इन्फ्लेशन, यानी इसको आम बोलचाल की भाषा में हम भाई महंगाई कह देते हैं, महंगाई, और इसको मुद्रास्फीति कहते हैं, दूसरा चैप्टर रहेगा। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, इससे संबंधित जो मैं पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, एमसीक्यू भी करवा दूंगा, और जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग भी करवा दूंगा। तो ये यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम। ठीक है, चलो।